हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही। देखिए, हमने लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने जो अल्पविजी पादप हैं उनमें निषेचन की प्रक्रिया, उसके बाद जो है एम्ब्रियो या भ्रूण का डेवलपमेंट या विकास है वो भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है बीज का परिवर्तन। ये बीज का परिवर्तन यदि हम देखें तो जो पार्ट पहले आ चुका है उसी के बेस पर आगे थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। यदि हम बात करें कि बीज का परिवर्तन किससे होगा, हमने कहा कि निषेचन के बाद एक एम्ब्रियो बन जाता है, एक भ्रूण बन जाता है। एंड बीजांड जो है उसके अंदर मादा युग्मक होता है अंडकोशिका, इससे एक नर युग्मक संयोजित होता है, उससे युग्मनज बनता है, उससे एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, इससे भ्रूण पोष बनता है ध्रुवीय कोशिका से एक नर युग्मक संयोजित होने से। इसके बाद ये जो संरचना होती है, इस संरचना यानी ये जो बीजांड है, इस बीजांड से यदि हम बात करें बीज का परिवर्धन होता है। तो बीजांड से यदि हम बात करेंगे बीज कैसे बनता है, बीजांड, और इस बीजांड से बनेगा बीज। बनेगा कब? तो ये आता है निषेचन, निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें देखिए दोनों प्रकार के निषेचन है, सत्य निषेचन और दोहरा निषेचन, दोनों ही निषेचन है। यानी निषेचन की प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। अब निषेचन की प्रक्रिया में देखिए ये कंप्लीटली पार्ट आ चुके हैं, एक बार इनको फिर से रिपीट कर लेते हैं कि ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये ध्रुवीय कोशिका, ये प्रतिमुखी कोशिका है, ये बीजांड काल, ये चलेजा है, ये अंत अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण, इसके बाद बीजांड द्वार है, बीजांड वरंत है, और ये जहां अंडाशय से जुड़ता है वो नाभिक है। तो ये पार्ट हो गए हैं। अब जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन होगा तो उस समय एक नर युग्मक इससे संयोजित होता है और एक नर युग्मक इससे संयोजित होता है, यानी एक एन ये, एक एन ये, एक एन ये। तो ये संरचना जो ध्रुवीय कोशिका, इसके साथ एक नर युग्मक एन, नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका कैसी है 2n। तो यहां पर संरचना बनी 3n और इससे बनता है भ्रूण पोष। जो कंप्लीटली प्रक्रिया हमने की है अलग से। इसके बाद ये जो अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका से की यदि हम बात करें तो ये भी n है, हैप्लॉइड है, इससे एक नर युग्मक संयोजित होता है। और ये संरचना बन जाती है 2n और इसको कहा जाता है युग्मनज, और इससे बनता है। तो देखिए बीजांड से बीज बनेगा तब किस पार्ट में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे फर्स्ट में जो स्टेप हमने कंप्लीटली किए हैं तो उनके अंदर फर्स्ट स्टेप ये कि यदि हम बात करें अंड कोशिका युग्मनज में और युग्मनज बदल जाता है भ्रूण में, तो हम ये कहें कि बीजांड की अंड कोशिका चेंज हो जाती है किसमें, भ्रूण में। इस पार्ट में चेंज हो गई, एक पार्ट तो ये हुआ। इसके बाद दूसरा पार्ट कि बीजांड की ध्रुवीय कोशिका भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाती है, दूसरा पार्ट हुआ। इसके बाद हम बात करें कि ये पार्ट है, यदि हम बात करें नाभिका, ये नाभिका ही रहती है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें, नाभिका में रहती है। यदि बीजांड वरंत की बात करें तो बीजांड वरंत चेंज हो जाता है
बीज वरंत में। बीज वरंत में बीजांड द्वार है, ये भी बीज द्वार के रूप में एक छोटे से पॉइंट के रूप में दिखाई देता है। तो ये एक बिंदु जैसी संरचना, बीज द्वार। इसके बाद सहायक कोशिका, सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है। इन सहायक कोशिकाओं की बात करें तो ये अपाशित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके बाद हम बात करें जैसे प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका भी नष्ट या अपाशित। इसके बाद हम बात करें कि यदि बात करें अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण, तो बाह्य अध्यावरण बनाता है बीज का बाह्य चोल, बाह्य चोल, और इसको कहते हैं टेस्टा। और ये जो अंतः अध्यावरण है ये बनाता है अंतः चोल, और इसको कहते हैं टैगमेन। तो इस प्रकार से एक बीजांड जब बीज में परिवर्तित होता है तब ये संरचनाएं बन जाती हैं। यानी ये संरचनाएं बीजांड की हैं, और ये संरचनाएं यदि हम बात करें तो ये संरचनाएं होती हैं बीज की। तो यदि हम बात करें बीजांड से बीज बनता है तो ये संरचनाएं बदल चुकी हैं। यदि हम इनको देखें तो हम ये कहें बीजांड काय जो रहता है, बीजांड काय परिवर्तित हो जाता है भ्रूणपोष में उपयोग आ जाता है, यानी इस पार्ट को बनाने में काम आ जाता है कि इसमें यूज आएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट हो गए। अब इनसे रिलेटेड कुछ एक पार्ट और आएंगे, कुछ एक डेफिनेशंस हैं, या फिर कहें कि कुछ स्पेसिफिक जो कैरेक्टर हैं अलग अलग स्पीशीज के प्लांटों के अंदर, तो उनके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से क्या पार्ट है। अब देखिए इसमें कि हमने ये कहा कि ये जो बीजांड जो भ्रूणपोष है, ये जो भ्रूणपोष होता है, ये भ्रूणपोष इस जो युग्मनज से जो भ्रूण बन रहा है इसको देता है पोषण, इसको पोषण देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीज के अंदर जैसे इसका परिवर्धन होता है, जैसे बीज बनता है तो इसका कंप्लीटली उपयोग भी कर लिया जाता है या फिर यह बच भी जाता है। यानी भ्रूणपोष का भ्रूण परिवर्धन के समय उपयोग होता है या फिर कुछ बच जाता है। इसी आधार पर बीज भी दो प्रकार के होते हैं, और इनके अंदर देखिए दो प्रकार के बीज जो है, देखिए एल्बुमिन और गैर एल्बुमिन, या भ्रूणपोषी या अभ्रूणपोषी। हमने ये कहा कि ये जो भ्रूणपोष है इसका उपयोग इसके परिवर्धन में, यानी हम बात करेंगे भ्रूण परिवर्धन, तो इस समय यदि हम बात करें कि इस समय जो पोषण मिलता है, ये पोषण मिलता है भ्रूणपोष से, इससे पोषण मिलता है। यदि ये भ्रूणपोष भ्रूण के द्वारा पूरे तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है, कुछ मात्रा बची रह जाती है इसकी, तब उसे कहा जाता है एल्बुमिन या भ्रूणपोषी बीज। और इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें जैसे मक्का है, बाजरा है और अरंड है, ये इसके एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि एल्बुमिन बीज क्या होते हैं। तो इस प्रकार के बीज जिनके भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूणपोष का पूरे तरीके से उपयोग नहीं होता है,
जिसकी कुछ मात्रा बची रह जाती है, तो ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष की कुछ मात्रा उपस्थित हो, तो उसे हम कहते हैं एल्बुमिन बीज। एग्जाम्पल हुए, इसके अंदर अरंड का एग्जाम्पल काफी बार आता है, तो मक्का, बाजरा और अरंड। कि अरंड के अंदर जो पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं जिससे ऑयल जो होता है मिलता है, तो वो पार्ट कौन सा रहता है, तो उसके अंदर यही आएगा भ्रूणपोष। इसके बाद देखिए गैर एल्ब्यूमिन या अभ्रूणपोषी। हमने ये कहा कि भ्रूण परिवर्तन के समय पोषण का कार्य भ्रूणपोष कर रहा है। यदि परिवर्तन के समय इसको पूरे तरीके से उपयोग कर लिया, यानी इसकी कोई मात्रा नहीं बची, तो बीज के अंदर हम ये कहे कि यदि भ्रूणपोष नहीं बचता हो, जिसका कंप्लीटली उपयोग हो चुका हो, तो ऐसे बीज कहलाते हैं गैर एल्ब्यूमिन बीज। और यदि इनकी बात करें तो इसके एग्जाम्पल जैसे सरसों है, चना है, ये इसके एग्जाम्पल हुए। अब देखिए दो डेफिनेशन ये थी, या कहीं दो, यानी इस टॉपिक के अंदर कुछ एक वर्डिंग है जिनको ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद हमने ये कहा कि ये बीजांड काय है। देखिए बीजांड के अंदर हमने ये स्ट्रक्चर बनाई थी, तो इसके अंदर ये बीजांड काय है। तो बीजांड काय, जब बीजांड से बीज का परिवर्तन होता है, तो उस समय बीजांड काय का उपयोग हो जाता है। हमने ये कहा कि इसका उपयोग इसे भ्रूणपोष बनाने में हो जाता है, लेकिन कई बार बीजांड काय शेष रह जाता है। देखिए हम बात करें बीजांड काय, और बीजांड काय रहा शेष। बीजांड काय बीज में उपस्थित, और वो भी कुछ मात्रा। जैसे हम बात करें काली मिर्च के अंदर उपस्थित रहता है, तो ये जो पार्ट रहता है जो बीजांड काय के अंदर, यहाँ पर जो यानी जो बीजांड काय है बीज के अंदर उपस्थित रहा, या फिर कहें इसका पूरे तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार के जो पार्ट रहते हैं इन पार्टों को कहते हैं परिभ्रूणपोष। अब देखिए परिभ्रूणपोष क्या हुआ, जब बीजांड से बीज बनता है, तो बीजांड काय का यदि कुछ भाग बीज में शेष रह जाता है, तब उस पार्ट को हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। और ये भी एक एग्जाम्पल आता है काली मिर्च का, कि काली मिर्च के अंदर जो एक खाने योग्य जो परत बनी हुई रहती है, तो उस परत का जो उपयोग किया जाता है काली मिर्च में, वह कौन सा पार्ट होता है, तो वो रहता है परिभ्रूणपोष या बीजांड काय का पार्ट। इसके बाद में देखिए कि कुछ एक ऐसे रहते हैं जिनके अंदर जो बीजांड काय है इसके बाहर की ओर एक मांसल लेयर बन जाती है, यानी हम ये कहें पतली मांसल लेयर, पतली मांसल परत। और यदि इस परत की हम बात करें, तो ये जो परत बन जाती है इसको कहा जाता है एरिल। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लीची, लीची में खाने योग्य जो पार्ट रहता है वो रहता है एरिल पार्ट। तो हम ये कहेंगे कि जैसे इसके अंदर जो है कि बीजांड जो है इसका कुछ पार्ट, बीजांड के बाहर की ओर एक जो स्लेश में लेयर, पतली लेयर बनी हुई रहती है, गुद्देदार जो रहती है, तो इस जो पार्ट रहता है इसको कहते हैं एरिल। और लीची के अंदर एरिल जो रहता है उसी को खाया जाता है। तो ये था एरिल, परिभ्रूणपोष, गैर एल्बुमिन, एल्बुमिन। इसके बाद में अगला जो पार्ट आता है, ये एक पार्ट है करेंकल। तो इसके अंदर देखिए जो अरंड जो रहता है इसमें एक व्हाइट कलर के अरंड के बीच में एक स्पॉट दिखाई देता है, उस स्पॉट को कहा जाता है करेंकल। और ये रहते हैं यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी कुल के जो प्लांट होते हैं उनमें होता है। एक है ओपरकुलम,
एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उसके बीजांड द्वार के पास ये संरचना प्रेजेंट होती है ओपर्कुलम। इसके बाद देखिए हम बात करें फल की, या फिर कहें सत्य फल या वास्तविक फल। हमने ये कहा कि जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उस समय बीजांड तो बीज में बदल गया, कि हमने ये कहा कि बीजांड जो है ये बदल गया निषेचन बीज में। ये प्रक्रिया तो हमने कंप्लीट की, लेकिन जैसे ही निषेचन होता है तो उस समय जो अंडाशय है, अंडाशय में तेजी से वृद्धि होती है, विभाजन होता है, यानी अंडाशय की कोशिकाओं में तेजी से विभाजन होगा, जिससे अंडाशय की तेजी से वृद्धि हो जाती है, और इसी संरचना को हम कहते हैं फल, यानी परिपक्व अंडाशय कहलाता है फल। तो यहां पर देखिए फल या सत्य फल या वास्तविक फल क्या हुआ, देखिए ये वर्डिंग ध्यान में रखना है। निषेचन के बाद अंडाशय वृद्धि करता हुआ फल में परिवर्तित होता है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। इसके बाद आ जाता है कि फल के साथ में यदि हम बात करें आभासी फल। आभासी फल का मतलब यह हुआ कि अंडाशय को छोड़कर, अंडाशय को छोड़कर यदि कोई भी भाग फल में बदल जाता है, अंडाशय को छोड़कर के भाग ये बनाता है फल, तो इसे हम कहते हैं आभासी फल। यानी इस समय यदि अंडाशय बनाता है और वो भी निषेचन के बाद, उस समय वास्तविक फल। और यदि अंडाशय को छोड़ करके जैसे हम बात करें कि बाह्य दल, दल, परिदल या फिर कहें पुष्पासन, यदि ये फल में परिवर्तित होते हैं तब हम उसे कहते हैं आभासी फल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे सेव की बात करें तो सेव के अंदर पुष्पासन होता है, यानी जिस पार्ट को हम खाते हैं वो पुष्पासन होता है, आभासी फल है। इसी प्रकार से शहतूत है, यदि इसकी बात करें तो दल पत्र होते हैं जिनको हम खाते हैं। तो ये दोनों आभासी फल के एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें सेव, शहतूत, ये दोनों एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करें कि अगली एक डेफिनेशन है अनिषेक फल। अनिषेक फल, देखिए हमने यहां पर ये कहा निषेचन की प्रक्रिया हुई और उस समय अंडाशय फल में बदल गया, लेकिन हम यहां पर ये कहें निषेचन नहीं हुआ और अंडाशय फल में बदल गया, तब हम इसे कहते हैं अनिषेक फल। कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं है फिर भी अंडाशय फल में बदल जाता है, तब हमने कहा उसे अनिषेक फल। इसके बाद है प्रेरित अनिषेक फल, यानी एक और भी है प्रेरित अनिषेक फल। इन किसी भी रासायनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन और जिब्रेलिन के छिड़काव से अंडाशय बिना निषेचन से ही फल में बदल जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रेरित अनिषेक फल। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए अनिषेचित फल है, तो जब निषेचन नहीं हुआ तो हम ये कहेंगे कि बीजांड बीज में नहीं बदल रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बीज नहीं बनेंगे। तो अनिषेचित फल जो है, चाहे वो प्रेरित अनिषेचित हो या फिर ये कहें नेचुरल रूप से अनिषेचित फल बने, दोनों ही प्रकार के फलों के अंदर बीज अब्सेंट होते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है पीढ़ी एकांतर। देखिए अब तक जो टॉपिक पढ़ा है उस कंप्लीट टॉपिक को रिपीट करें, उसी पार्ट को हम पीढ़ी एकांतरण के दौर में देखें।
कि जो पार्ट हमने कंप्लीटली जो अब तक रिपीट किया है, जो अब तक पढ़ा है, उस पार्ट को यदि रिपीट करें तो पीडी एकांतरण का ही पार्ट रहेगा। तो इसको अलग से डायग्राम वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक स्टेप जो छोटे छोटे पार्ट है वो सभी अलग अलग किए हैं। एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं पीडी एकांतरण होता क्या है। देखिए, जीवों के अंदर दो स्टेज पाई जाती है मेन रूप से। एक स्टेज होती है हैप्लॉइड एग अगुणित, दूसरी स्टेज आती है द्विगुणित। वो होती है 2n। तो यदि जीव के अंदर हम बात करें, एक बार अगुणित अवस्था, फिर द्विगुणित अवस्था, फिर अगुणित अवस्था, फिर द्विगुणित अवस्था, यानी हम ये कहें एकांतर क्रम में अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं आती हो, तब हम उसे कहते हैं पीडी एकांतरण। अब देखिए, आवृतबीजी पादपों में पीडी एकांतरण की बात करें तो आवृतबीजी पादपों में दो स्टेज पाई जाती हैं। एक बीजाणुविद स्टेज, ये होती है 2n द्विगुणित अवस्था, इसको कहा जाता है बीजाणुविद अवस्था, और ये होती है लंबी। दूसरी स्टेज है वो है युग्मकोद्भिद, और ये होती है अगुणित, और ये होती है छोटी। ये पार्ट है। अब देखिए कि ये जो पार्ट है, जो बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि एक के बाद एक ये अल्टरनेट रूप से आती हैं, तो इसी को हम पीडी एकांतरण कहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें युग्मनज की। युग्मनज जो पादपों में बन रहा है, जो हमने ठीक अभी पढ़ा था, तो युग्मनज जो पार्ट है वह 2n होता है। इसके बाद इस युग्मनज से बनता है भ्रूण, ये भी 2n होता है। इस पार्ट से बनता है बीज, ये भी 2n होता है, यानी द्विगुणित अवस्था की बात है। यदि इस बीज जो है, इस बीज को हम भूमि के अंदर उगाते हैं, तो इसके अंकुरण से जो पादप बनता है वह पादप भी 2n होता है, यानी द्विगुणित होता है। पादप में जो कायिक वृद्धि होगी, एक विकसित पादप बन जाएगा, तो उस समय ये भी कैसा है, कायिक वृद्धि होगी, सभी पार्ट 2n है। तो जैसे ही कायिक वृद्धि पूरी होती है, उसके बाद पादप के अंदर पुष्प या जनन अवस्था आती है, और जनन अवस्था में पादप में पुष्प बन जाते हैं, और ये भी होते हैं 2n। हमने जो पुष्प है इनकी संरचना पढ़ी थी, तो इनके अंदर हमने 4 पार्ट देखे मेन रूप से, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुमंग, यानी ये संरचना है नर जनन संरचना, और ये संरचना है मादा जनन संरचना। ये कंप्लीटली आ चुके हैं। पुमंग है, ये भी 2n होता है। जायांग है, ये भी 2n होता है। पुमंग की एक इकाई थी, उसको हमने पुंकेसर कहा था, ये भी 2n होता है। इसकी एक इकाई को हमने अंडक कहा, और ये भी 2n होता है। इसके बाद देखिए कि पुंकेसर और अंडक, पुंकेसर के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है, और यदि बात करें अंडक के अंदर, तो इसके अंदर गुरु बीजाणुधानी होती है। तो यहां पर इनके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने पर नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं। और देखिए, जब भी अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, तो उसके बाद यदि हम बात करें, तो उसके बाद कोशिकाएं हो जाती हैं अगुणित, हैप्लॉइड हो जाती है। तो ये भी अगुणित और ये भी अगुणित। यहां पर देखिए कि यहां पर यदि इस पूरे पार्ट की बात करें, यहां से यहां तक के पार्ट, देखिए ये जो पार्ट है, कि ये पार्ट कंप्लीटली हमने यहां से यहां तक, ये पूरा पार्ट है 2n है, और जो 2n होता है उसको कहते हैं बीजाणुविद अवस्था। तो हमने ये कहा बीजाणुविद अवस्था, और ये हुई 2n अवस्था। इसके बाद
दूसरी जो अवस्था है, अब देखिए इस समय इसमें एप्लॉइड या अगुणित अवस्था आ गई, यहां तक द्विगुणित अवस्था थी, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अगुणित हुई। इससे बनते हैं नर युग्मक और नर युग्मक एन होते हैं। इससे बनते हैं मादा युग्मक और ये भी अगुणित होते हैं। और हम ये कहते हैं जैसे परागण की प्रक्रिया होगी उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होगी, तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद यदि हम देखें तो हम ये कहेंगे नर और मादा युग्मक संयोजित होते हैं, यानी एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका के संयोजन होता है और इसको हमने कहा निषेचन। जैसे ही निषेचन होता है तो एक अगुणित कोशिका ये और एक अगुणित कोशिका ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं और उस संरचना को युग्मनज कहते हैं। तो एक अगुणित अवस्था ये, एक अगुणित अवस्था ये, यानी द्विगुणित अवस्था फिर से आ जाती है। और ये जो अगुणित अवस्था है इसको कहते हैं युग्म कोदभेद अवस्था। युग्म कोदभेद अवस्था ये। फिर वही युग्मनज से भ्रूण, बीज, पादप, पुष्प, पुमंग, जायांग इनका निर्माण, पुंकेसर है, अंडप है, फिर अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन से फिर वही नर और मादा युग्मक, इसके बाद फिर निषेचन होगा, फिर वही द्विगुणित अवस्था आ जाएगी। तो इस प्रकार से एक बार द्विगुणित अवस्था और एक बार अगुणित अवस्था आ रही है। और वो भी देखिए एक बार ये द्विगुणित अवस्था है, फिर अगुणित आएगी, फिर द्विगुणित हो जाएगी, फिर अगुणित। तो हम ये कहें एकांतर क्रम में द्विगुणित और अगुणित अवस्थाएं आ रही हैं, तो इसी को हम पीडी एकांतरण कहते हैं। तो यदि इसको देखें तो ये देखिए युग्मनज से लेकर के अर्धसूत्री विभाजन यानी पुष्प में जब हम ये कहें पुंकेसर और अंडप में अर्धसूत्री विभाजन होता है तब तक यह अवस्था द्विगुणित अवस्था होती है। तो ये लंबे समय की है। और यहाँ पर यदि देखें तो ये बहुत छोटे समय की है। जैसे ही युग्मक बनेंगे उनका संयोजन हुआ और संयोजन होते ही द्विगुणित अवस्था आ जाती है। तो हम ये कहें युग्म कोदभेद अवस्था छोटे समय की है और ये लंबे समय की है। तो इस प्रकार से ये पीडी एकांतरण जो है इसका टॉपिक है ये भी कंप्लीट हुआ।